तो हमने कई सारे ऑब्जेक्ट्स के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, जैसे आर्क हो गया, एक रिंग हो गया, डिस्क हो गया, प्लेट हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब एक फाइनाइट लाइन चार्ज के कारण से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। तो देखेंगे इसमें हमने ब्लैक कलर से एक लाइन चार्ज बनाया गया है रॉड जैसा, और इस रॉड से या लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है यहाँ पर, और उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, है ना। ये dx लेंथ का एक एलिमेंट लेते हैं। तो इसके कारण से हमें फील्ड निकालना है कहाँ पर, इस पॉइंट पर। तो जो फील्ड आएगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो होना चाहिए इस डायरेक्शन में। जो भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं डी ही है, इधर आएगा। कुछ देर के लिए इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं कि ये थीटा है ना। तो ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, चार्ज ऑन द एलिमेंट इज इक्वल टू dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। लैम्डा क्या है, इस लाइन चार्ज की लीनियर डेंसिटी है ना। तो अगर यूनिट लेंथ पर लैम्डा चार्ज होगा तो dx लेंथ पर लैम्डा इंटू dx चार्ज होगा। तो अगर ये डिस्टेंस r है, ये x है, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये स्मॉल r है। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण से, जिस पर चार्ज dq आ गया, इसके कारण से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा dE, उसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं k dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। जो पॉइंट चार्ज के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये जो r वाला है, r वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड करते हैं। तो ये जो DE है ना, ये इस लाइन से थीटा एंगल बना रहा होगा। तो इस DE के दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट आएगा लाइन चार्ज के पैरेलल, और एक कंपोनेंट आएगा लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर। तो पैरेलल वाला कंपोनेंट होगा DE साइन थीटा, और परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा DE कॉस थीटा, है ना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है पहले उसको इंटीग्रेट करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड in the direction perpendicular to line charge, उसको हम लोग लिख सकते हैं E परपेंडिकुलर। ठीक, अब ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये आएगा DE cos थीटा को इंटीग्रेट करने से, है ना। तो DE का वैल्यू अगर इसमें रखा जाए तो आएगा k dq डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू जो cos थीटा है ना। cos थीटा को इस राइट एंगल ट्रायंगल से अगर कैलकुलेट करेंगे तो cos थीटा का वैल्यू आएगा r डिवाइडेड बाई स्मॉल r। तो लिखेंगे r डिवाइडेड बाई स्मॉल r, है ना। तो फाइनली जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा k
डी क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो ये जो डी क्यू है, डी क्यू का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से जो डी क्यू था उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एक्स, डी क्यू का वैल्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई इस स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे इस ट्रायंगल में से। तो देखेंगे ये साइड x है और ये साइड r है, तो इस r का वैल्यू आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो वही वाली वैल्यू अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, अब यहाँ पर जो x है, x की वैल्यू हमें जो है लिमिट रखनी पड़ेगी आगे की तरफ, है ना। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इसमें हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा अगर इंटीग्रेशन करना हो तो, है ना। तो क्या करेंगे, पुट, देखते हैं कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा। tan थीटा का जो वैल्यू आएगा इस ट्रायंगल में देखेंगे आएगा x डिवाइडेड बाई कैपिटल R, x डिवाइडेड बाई कैपिटल R, यानी x इज इक्वल टू R tan थीटा। तो अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो dx का जो वैल्यू होगा वो आएगा R सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। अब ये dx का वैल्यू और ये x का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करने से आएगा के लैम्डा इंटू आर और dx का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई इसमें x का वैल्यू r tan थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो कि सेक स्क्वायर थीटा होता है और सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 है ना। तो क्या होगा कि सेक क्यूब थीटा आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा r क्यूब सेक क्यूब थीटा। तो इसमें से देखेंगे कि कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 2r ऊपर से और 2r नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, एक सेक स्क्वायर थीटा 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो आगे बचेगा के लैम्डा बाई आर इंटू एक सेक थीटा नीचे बचा है तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, है ना। अब जो इंटीग्रेशन में थीटा जो है वही वेरिएबल रह गया। तो ऐसा कर सकते हैं कि जो थीटा है, थीटा देखेंगे कि इधर इंक्रीजिंग है ना। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से नीचे की तरफ इंक्रीजिंग है। अगर मान लें कि ये एंगल है थीटा 1 और ये एंगल है थीटा 2, ठीक, ये एंगल है, दोनों एंड्स को हमने मिलाया है और जो परपेंडिकुलर लाइन है इनके बीच का एंगल है, ठीक। तो थीटा इंक्रीजिंग इधर है तो थीटा का वैल्यू 0 जो कहाँ पर होगा, थीटा का वैल्यू 0 होगा इस लाइन पर। हमें ऐसा एलिमेंट यहाँ से शुरू करना है तो यहाँ पर जब एलिमेंट लेंगे तो उसके लिए जो थीटा होगा वो हो जाएगा माइनस थीटा 1, क्योंकि यहाँ 0 है तो उधर जाने पर थीटा आएगा निगेटिव में और इधर जाने पर थीटा आएगा पॉजिटिव में। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू होगा माइनस थीटा 1 और वैसे एलिमेंट जब यहाँ लेंगे तो थीटा का वैल्यू होगा इधर प्लस थीटा 2। तो लिमिट रखेंगे माइनस थीटा 1 टू प्लस थीटा 2, यानी
जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा k लैम्डा बाई आर इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा और लिमिट रखेंगे -θ1 टू θ2, तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाई आर इंटू साइन θ2 माइनस साइन -θ1, है ना। ये लिमिट रखने के बाद आएगा। तो फाइनली जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का जो एक्सप्रेशन आएगा वो होगा k लैम्डा बाई आर इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2, है ना। साइन -θ1 माइनस साइन θ1 हो जाएगा, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। उसके बाद हमें पैरेलल वाला कंपोनेंट निकालना होगा, ठीक है। तो पैरेलल कंपोनेंट जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड in the direction parallel to line charge, है ना। तो उस केस में हम देखेंगे कि लाइन चार्ज के जो पैरेलल कंपोनेंट है वो ये हो जाएगा डी साइन थीटा। तो हमें डी साइन थीटा को इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक। तो ई पैरेलल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, है ना। तो इसमें से डी का वैल्यू फिर से हम लोग यहाँ से रखेंगे के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक। तो के डी क्यू का वैल्यू लैम्डा डी एक्स जो हमने पहले रखा था, लैम्डा डी एक्स डी क्यू का वैल्यू बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा का वैल्यू फिर से हम लोग इस ट्रायंगल से निकालेंगे, है ना। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बना था, ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा अपना ये है ना, ये थीटा है। तो इस थीटा के लिए इसमें साइन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो x डिवाइडेड बाई ये वाला लेंथ r हो जाएगा। तो इसमें रखेंगे x डिवाइडेड बाई r, है ना। अच्छा, तो यहाँ से इसमें से जो कांस्टेंट टर्म आएंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, है ना। तो k लैम्डा एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये आएगा, है ना। अच्छा, अब इसमें आप देखेंगे कि जो हमने सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर अप्लाई किया था, dx का वैल्यू कितना था, r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और r स्मॉल r की जगह पर हमने यहाँ भी रखा था जो वैल्यू, ये वाली वैल्यू, उसको फिर से रखेंगे, है ना। तो इस एक्सप्रेशन में अपने पास जो ये वैल्यू आया है, इस वैल्यू को हम लोग फिर से लिखते हैं आगे। तो ये आएगा ई पैरेलल इज इक्वल टू के लैम्डा एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब, है ना। तो के लैम्डा एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब का जो वैल्यू आया था आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, है ना। अब देखेंगे कि जो पिछला एक्सप्रेशन हम लोग डिराइव कर रहे थे, तो इसमें भी ये जो आया था आर क्यूब था, और आर क्यूब की जगह पर
यही एक्सप्रेशन आया था r² + x² पावर 3/2। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन आया अपना भी, इस एक्सप्रेशन में हम लोग x का वैल्यू dx का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। वहाँ से जो हमने डिराइव किया था वो वैल्यू आया था, x का वैल्यू आया था r tan थीटा और dx का वैल्यू आया था r sec² थीटा d थीटा, है ना। यही वैल्यू आया था। अभी हमने थोड़ा देर पहले जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन किया था, x का वैल्यू r tan थीटा और dx का वैल्यू r sec² थीटा d थीटा, यही वैल्यू हम लोग फिर से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, है ना। तो जब इसमें रखेंगे, यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है, तो E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k और लैम्डा कांस्टेंट है, x का वैल्यू रखेंगे r tan थीटा इंटू dx का वैल्यू रखेंगे r sec² थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई इस वाले नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है, इसमें अगर x का वैल्यू r tan थीटा रखेंगे तो देखेंगे कि फिर से ये r² tan² थीटा यानी 1 + tan² थीटा यानी sec² थीटा, तो डिनोमिनेटर फिर से आएगा इस तरह से r³ sec³ थीटा, है ना। तो इसमें देखेंगे कि कुछ टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ऊपर है r² और नीचे है r³, तो इसमें से r² कैंसिल कर देंगे। अच्छा, sec² थीटा और sec² थीटा नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो अभी जो आगे बचेगा उसको हम लोग फिर से लिखते हैं k λ/r इंटू ऊपर tan थीटा है तो tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा इंटू नीचे एक sec थीटा बचा हुआ है ना। sec² थीटा कैंसिल हुआ तो एक sec थीटा बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/cos थीटा इंटू d थीटा। तो इसमें से जो cos थीटा टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, तो अभी आएगा k λ/r इंटू साइन थीटा d थीटा। ठीक है, लिमिट जो है फिर से वैसे ही रखेंगे हम लोग -θ1 से +θ2 तक। तो अभी जो इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा k λ/r, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है -cos थीटा, है ना। तो लिमिट रखेंगे -θ1 +θ2, तो k λ/r -cos θ2 प्लस cos -θ1 ऐसा आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो इसको फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं कि E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू k λ/r इंटू cos θ1 माइनस cos θ2, है ना। तो ये पैरेलल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है, ये पैरेलल कंपोनेंट है। ठीक, तो अब इसमें देखेंगे कि बीच में माइनस साइन है और माइनस साइन से हम लोग थोड़ा सा डायरेक्शन निकालने में कंफ्यूज हो सकते हैं कि θ1 कौन सा लेंगे, θ2 कौन सा लेंगे, है ना। इसलिए इसको एक फिगर से फिर से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये एक रॉड है ना, ये रॉड है, तो इस रॉड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर हमें फील्ड निकालना होगा। ठीक, तो फील्ड निकालना होगा, तो इसके कारण से जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसमें कोई डाउट नहीं है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव हुआ इस पर, तो निगेटिव होगा तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक, अच्छा, जो पैरेलल कंपोनेंट है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम लोग सिर्फ इस फॉर्मूले से निकालेंगे, मॉड लगा करके। ऐसे करें कि इसमें हम लोग मॉड लगा देते हैं। ठीक है,
ये मॉड लगा देते हैं इसे, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। मैग्नीट्यूड निकालेंगे इस फॉर्मूले से, और जब डायरेक्शन निकालना हो तो डायरेक्शन निकालते टाइम में हम ध्यान रखेंगे किस बात का, कि ये जो एंगल कौन सा बड़ा है, ये θ1 होता है, ये θ2 होता है। तो θ1 बड़ा होगा, तो अगर θ1 बड़ा होगा इसका मतलब कि इधर वाला जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ा है इधर वाले से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। θ1 बड़ा होगा तो नीचे आएगा, और θ2 बड़ा होगा तो ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, क्योंकि तब नीचे चार्ज ज़्यादा होंगे, वो रिपेल करेंगे ऊपर की तरफ, है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और डायरेक्शन जो है अपने कॉमन सेंस से यूज़ करेंगे कि ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है उसके किस साइड में ज़्यादा चार्जेज हैं। अगर इधर ज़्यादा चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा, और अगर इधर ज़्यादा चार्जेज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आएगा, है ना। और ज़्यादा कम पता चल जाएगा थीटा के वैल्यू से। थीटा ज़्यादा जिधर होगा उधर चार्ज ज़्यादा होंगे, है ना। तो इस तरह से, और इस फॉर्मूले में तो कोई जो है वो डाउट नहीं है कि उसमें, क्योंकि परपेंडिकुलर जो फॉर्मूला था उसमें सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है। साइन θ1 भी पॉजिटिव, साइन θ2 भी पॉजिटिव, है ना। तो ऐसे जो है ये चूँकि हर जगह पॉजिटिव चार्ज है तो इसका डायरेक्शन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, इसमें बस माइनस है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो हम लोग मैग्नीट्यूड ही सिर्फ इस फॉर्मूले से निकालेंगे और डायरेक्शन अपने कॉमन सेंस से कैलकुलेट करेंगे। तो अभी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया ड्यू टू स्ट्रेट फाइनाइट लाइन चार्ज, अब ऐसा करेंगे कि कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो, उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, है ना। अगर लाइन चार्ज जो है उसका लेंथ इनफाइनाइट हो, जैसे ये हो गया, मान लेते हैं इधर भी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इस लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पर अगर हमें फील्ड कैलकुलेट करना हो तो परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा k λ/r इंटू साइन π/2 प्लस साइन π/2। यहाँ पर θ1 और θ2 दोनों ही 90 डिग्री हो जाएंगे, है ना। इस पॉइंट को हम लोग क्या करना था कि एंड से मिलाना था, तो इसका जो एंड है क्योंकि इन्फिनिटी पर है तो इस तरह से पैरेलल जा कर के इन्फिनिटी पर मिलेगा। तो ये जो एंगल हम लोग लेते थे θ1, ये एक्चुअली में π/2 हो गया। उसी तरह से जो नीचे वाला एंड है ये भी इन्फिनिटी पर है, तो ये लाइन भी पैरेलल जा कर के इन्फिनिटी पर मिलेगा, तो θ2 एंगल भी π/2 हो गया। इस तरह से ये θ1 और θ2 दोनों ही π/2 हो गए। तो देखेंगे इसकी वैल्यू आ गई 2k λ/r। तो ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और जो पैरेलल कंपोनेंट है, पैरेलल वाला कंपोनेंट हो जाएगा 0। कैसे, k λ/r, इसमें हमने कहा था कि cos का जो वैल्यू है ना, cos का वैल्यू θ1 θ2 दोनों का वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पर π/2, तो cos π/2 0 होता है, तो ये 0 हो गया। उसी तरह से कोई सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी
इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो हैं वो भी दो तरह के हो सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं कि एक जो है वो कुछ ऐसा हो सकता है कि एक एंड जो है उसका इन्फिनिटी पर हो, इधर वाला एंड इन्फिनिटी पर हो, और जो दूसरा वाला एंड है बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर हमें यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इस केस में जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा इधर वाला E परपेंडिकुलर, वो हो जाएगा k लैम्डा बाई r इंटू साइन पाई बाई 2 प्लस साइन 0। तो इसमें देखेंगे कि ये तो एंड जो है इन्फिनिटी पर है, तो पैरेलल जाकर के मिलना पड़ेगा। तो θ1 हो गया पाई बाई 2, और जो दूसरा एंड है वो दूसरा एंड है ही नहीं, है ना, दूसरा एंड यहीं पर ख़त्म हो जा रहा है। तो इसलिए जो θ2 है उसको हम लोग 0 रखेंगे। तो ये आ गया k लैम्डा बाई r, और जो पैरेलल कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ आना चाहिए, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ज़्यादा चार्ज है, तो पैरेलल कंपोनेंट आएगा इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इसकी वैल्यू निकालेंगे, जो फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, k लैम्डा बाई r इंटू कॉस θ1, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर पाई बाई 2 है, हमें तो इसका मॉड निकालना है। तो एक हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, इसका हमें मॉड लेना है ना। तो देखेंगे कि ये आएगा k लैम्डा बाई r, है ना। तो ये दोनों कंपोनेंट यहाँ पर इक्वल आ गए, परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी k लैम्डा बाई r और पैरेलल कंपोनेंट भी k लैम्डा बाई r। अगर इस तरह का सेमी इनफाइनाइट वायर हुआ तो एक सेमी इनफाइनाइट वायर ऐसा भी हो सकता है ना। जो दूसरा सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसको हम लोग फिगर में अगर बना कर देखें तो ये कुछ इस तरह का होगा, है ना। सेमी इनफाइनाइट वायर जो है इधर जा रहा है इन्फिनिटी तक, और इससे जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, लेकिन हमें यहाँ पर फील्ड नहीं निकाला, हमें फील्ड कहाँ कैलकुलेट करना है, कहीं इधर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम लोग मिला देते हैं, ये मिल गया। तो और इसमें ये जो एंगल है ना, ये एंगल हमें दिए गए हैं। मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो ये वाला एंगल दिया हुआ है हमें थीटा, ठीक। या इसको अगर ऐसा करें कि इस थीटा को हटाते हैं, इसको ऐसे समझें कि थोड़ा सा इसको अगर ऐसे डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करें इस तरह से, तो इसमें से हमें ये वाला एंगल, ये एंगल दिया गया है थीटा, ठीक। तो अब इसमें हम लोग दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, एक तो परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। तो पैरेलल वाला भी नीचे आना चाहिए क्योंकि चार्ज ऊपर ज़्यादा है। तो दोनों वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये रखेंगे k लैम्डा बाई r और साइन। तो देखिए यहाँ जो हम लोग क्या करते थे कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस लाइन से एंगल मेजर किया जाता है जो एंड पर मिलने वाली लाइन जा रही होती है ना। तो यहाँ पर देखेंगे परपेंडिकुलर लाइन है, ये ग्रीन लाइन जो दिखाया है ये, और ये लाइन इन्फिनिटी पर मिलने जा रही है। तो जो θ1 है वो θ1 का वैल्यू हो गया यहाँ पर पाई बाई 2, है ना। ये θ1 का वैल्यू हो गया पाई बाई 2। तो साइन θ1 की जगह पर रखेंगे पाई बाई 2 प्लस साइन θ2 क्या होता है, देखें
कि ये जो परपेंडिकुलर वाली लाइन है, ये लाइन, और जो दूसरी लाइन जो जाके दूसरे एंड पर मिलती है कहीं इधर, ये वाली लाइन, तो इसमें तो वो लाइन है ही नहीं, वो लाइन यहीं जाकर मिल रही है, तो दोनों पैरेलल हो गई लाइन, इसलिए θ2 0 हो गया है। तो इसमें क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि जो लाइन इस परपेंडिकुलर लाइन से इधर होना चाहिए था, है ना, कहीं θ2 जो है वो इधर आना चाहिए था, वो चला गया है उधर। जो एंड यहाँ होना चाहिए था वो एंड यहाँ पहुँच गया है, लोअर एंड, तो इसलिए ये जो थीटा है वो निगेटिव में आ जाएगा, है ना। तो θ2 जो है, θ2 का जो वैल्यू है उसको हम लोग लिखेंगे -θ। अगर ये वाला एंड इस पॉइंट के नीचे होता तो θ2 पॉजिटिव में होता, लेकिन ये वाला एंड चूंकि ऊपर चला गया है तो θ2 निगेटिव हो गया, तो यहाँ पर θ2 के जगह पर लगेंगे -θ, यानी ये जो फाइनली आंसर आया k λ/r 1 - sin θ, ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अच्छा, उसके बाद अगर हमें कैलकुलेट करना हो पैरेलल कंपोनेंट, तो पैरेलल कंपोनेंट में भी जो sin θ1 का वैल्यू है वो तो थीटा जो है θ1 जो वो है π/2, तो यहाँ पर लिखेंगे cos π/2 माइनस cos -θ, है ना। तो हमें इसका मॉड लेना होता है हमेशा, क्योंकि डायरेक्शन तो हमने पहले डिसाइड कर लिया है। तो अगर इसका मॉड लेंगे तो ये आ जाएगा, देखेंगे k λ/r इंटू cos θ, है ना। ये आ जाएगा पैरेलल वाला कंपोनेंट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। एक एग्जांपल करेंगे, इसमें आप देखेंगे कि हमने दो फिगर बनाया है ना। इसमें कुछ स्ट्रेट पाथ है और कुछ कर्व पाथ है ना। तो जितने भी स्ट्रेट लाइंस दिखाए गए हैं वो सारे सेमी इनफाइनाइट है। ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है इधर, और ये वाला एंड भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। और ये जो है ये क्वार्टर सर्किल है, इस क्वार्टर सर्किल का रेडियस है r, इस क्वार्टर सर्किल का रेडियस r है ना। अच्छा, उसी तरह से जो दूसरा फिगर है इसमें भी ये वायर जा रहा है इन्फिनिटी तक, ये वाला भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, और जो कर्व पाथ है ये एक सेमी सर्किल है। इस सेमी सर्किल का जो रेडियस है वो भी हमें दिया गया है r, ठीक। तो ये दोनों पार्ट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इनके सेंटर्स पर। सेंटर में जैसे देखेंगे पहले वाले में ये सेंटर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इस दूसरे वाले फिगर में ये एक सेंटर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना। तो हमें क्या करना है कि इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी फॉर all the segments is lambda, then find electric field at point O in each case। तो ये जो पॉइंट है मान लेते हैं ये पॉइंट O है ना। इसमें भी ये जो पॉइंट है मान लेते हैं कि ये O है। तो पॉइंट O पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिगर ए की, है ना। तो फिगर ए में देखेंगे कि ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है ये वाला, इसके कारण से जो फील्ड आएगा यहाँ पर पॉइंट O पर, उसका डायरेक्शन हम लोग दिखा सकते हैं। एक तो इधर आएगा k λ/r, अभी हमने कैलकुलेट किया था थोड़ा देर पहले, और एक आएगा नीचे k λ/r, ठीक।
अच्छा, अब जो दूसरा सेमी इनफाइनाइट पार्ट है ये वाला, इसके कारण से कैलकुलेट करेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ k लैम्डा बाई आर, और दूसरा कंपोनेंट आएगा इधर, ये हो जाएगा k लैम्डा बाई आर। तो आप देखेंगे कि ये चारों मिलकर के कैंसिल हो रहे हैं, है ना। तो कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू सेमी इनफाइनाइट पार्ट्स इज 0, है ना। तो इनके कारण से कैंसिल हो जाएगा। अब रह गया कौन सा, अब रह गया ये क्वार्टर सर्किल। तो ये जो क्वार्टर सर्कुलर पार्ट है इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे कि इसके कारण से एक फील्ड आएगा इधर राइटवर्ड डायरेक्शन में, वो आएगा कितना k लैम्डा बाई आर, और एक आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये भी आएगा k लैम्डा बाई आर, है ना। तो अगर दोनों k लैम्डा बाई आर है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बिल्कुल बीच में आएगा, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगा वो सिर्फ क्वार्टर सर्किल के कारण से आएगा, और वो हो जाएगा √2 इंटू k लैम्डा बाई आर, ठीक है। क्योंकि दोनों कंपोनेंट जो है, इधर वाला भी k लैम्डा बाई आर, ऊपर वाला भी k लैम्डा बाई आर, तो इधर वाला आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ k लैम्डा बाई आर। अच्छा, अब आते हैं फिगर 2 में। तो दूसरे वाले केस में हम लोग देखेंगे कि जो पॉइंट O है, यहाँ पर फील्ड निकालेंगे पहले दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर्स के कारण से। तो ये जो सेमी इनफाइनाइट है लेफ्ट वाला, इसके कारण से एक फील्ड आएगा इधर, कितना आएगा, ये होगा k लैम्डा बाई आर, और एक आएगा नीचे की तरफ, इसका वैल्यू भी आएगा k लैम्डा बाई आर, ठीक। अच्छा, जो दूसरा वायर है, जो दो राइट साइड में सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसके कारण से निकालेंगे तो एक फील्ड आएगा इधर, ये हो जाएगा k लैम्डा बाई आर, और एक आएगा नीचे, वो भी k लैम्डा बाई आर हो जाएगा। यानी ये दोनों जो है ये ऐड हो गए, ये दोनों ऐड हो गए, कितना हो गए 2k लैम्डा बाई आर, ठीक। दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो गए और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले ऐड हो गए, तो ये नेट आ गया 2k लैम्डा बाई आर। ये हो गया सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण से। अब ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है, उसके कारण से जो फील्ड आएगा वो आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला था कि किसी आर्क के कारण से जो फील्ड होता है वो कितना होता है, वो होता है 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन फाई बाई 2, है ना। तो फाई जो है, फाई का वैल्यू यहाँ पर पाई है, ठीक। तो इसको रखेंगे 2k लैम्डा बाई आर साइन पाई बाई 2, ठीक। तो ये रह गया 2k लैम्डा बाई आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेमी सर्कुलर पार्ट है, इसके कारण से ऊपर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया जितना इन दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण से नीचे की तरफ आया है। तो ये दोनों भी लग रहा है कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज 0। इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा।